हेलो दोस्तों, द क्राइम्स कैफे पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी लालच होती है और उसी लालच के चंगुल में फंसकर कब वो फरेब के जाल में फंस जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता, और खास तौर पर जब ये मामला टोने टोटके जैसे अंधविश्वास का हो। आज हम आपके लिए द क्राइम्स कैफे के कहानियों के सिलसिले में ठीक इसी तरह की एक सच्ची घटना लेकर आए हैं, जिसमें जादू टोने जैसे अंधविश्वास में पड़कर पूरे परिवार की अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज की कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बनापुर इलाके में रहने वाले योगेश की है। योगेश के परिवार में कुल 3 लोग थे। घर का मुखिया योगेश नामदेव, उसकी पत्नी सुनीता नामदेव और उसका 12 साल का बेटा दिव्यांश नामदेव। अपने इस छोटे से परिवार का पालन पोषण करने के लिए योगेश अपने ही घर के बाहर एक छोटी सी पान दुकान चलाता, जबकि उसकी पत्नी गृहस्थी चलाने में उसकी मदद करती थी और किराना दुकान के साथ साथ आटा चक्की भी चलाया करती थी, और वह ऐसे ही अपना गुजर बसर कर रहे थे। आमतौर पर योगेश सुबह जल्दी उठकर अपनी दुकान खोल लिया करता था, लेकिन 4 नवंबर 2021 को यह नियम टूट जाता है और यहाँ से शुरू होती है क्राइम की खौफनाक कहानी। 4 नवंबर 2021 यानी दिवाली का दिन। हर रोज की तरह वह सुबह साधारण नहीं थी। दिवाली होने की वजह से हर जगह चहल पहल थी। पूरा मार्केट अपने तय समय से पहले खुल चुका था। योगेश जो कि सबसे पहले दुकान खोलता था, उसकी दुकान अभी तक बंद थी। पड़ोसियों ने देखा कि जो दुकान सुबह 6 बजे खुल जाया करती थी, आज वह दुकान दोपहर तक नहीं खुली। यह देखकर योगेश के पड़ोसियों को फिक्र होने लगी थी, पर चूंकि उस दिन दिवाली थी, इसलिए उन सबने सोचा कि हो सकता है त्योहार की वजह से योगेश अपने परिवार को लेकर अपने माता पिता के गांव अवली घाट चला गया हो। अब सुबह से शाम हो जाती है, पर योगेश के घर पर कोई भी हलचल नहीं हुई थी। आस पड़ोस के सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे कि तभी योगेश के घर के सामने एक बाइक आकर रुकती है, जिस पर से एक 25-26 साल का नौजवान उतरता है और योगेश के दरवाजे पर ताला लटका देखकर आस पड़ोस के लोगों से उससे पूछताछ करने लगता है। जब पड़ोसियों ने उसका परिचय पूछा, तब वह बताता है कि वह अवला घाट से आ रहा है और वहां से एक शख्स ने अपने बेटे के लिए प्रसाद पहुंचाया है और वह वही देने वहां आया है। उसकी यह बात सुनते ही मोहल्ले के सारे लोग पूरी तरह चौंक जाते हैं। उन्हें यह बात सताने लगती है कि अगर योगेश अपने परिवार के साथ अपने गाँव नहीं गया तो आखिर वह कहाँ है। तब मोहल्ले वाले योगेश के 2 मंजिला मकान की ओर अपना रुख करते हैं। इसी बीच वह बाइक सवार नौजवान ने पिछले दरवाजे के पास बनी खिड़की से अंदर झांककर देखा तो अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उस कमरे में रखे हुए बेड पर योगेश और उसके परिवार की खून से सनी हुई लाशें पड़ी थी। यह सब मंजर अपनी आंखों से देखने के बाद योगेश के मोहल्ले वालों ने फौरन पुलिस को इस सब की जानकारी देते हैं, और पुलिस वहां पहुंचकर जैसे ही योगेश के घर का दरवाजा तोड़ती है तो अंदर का नजारा देखकर वह खुद भी सिहर जाते हैं। पुलिस ने बताया कि घर का पूरा सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा था, मानो किसी ने किसी चीज की तलाश करने की कोशिश की गई हो। पुलिस घटना देखकर फौरन समझ जाती है कि यह एक चोरी और लूटपाट का मामला है, पर पुलिस को इस बात की भनक भी नहीं थी कि वह जितना इस मामले को सरल और सुलझा हुआ समझ रही थी, यह मामला उतना ही पेचीदा और उलझा हुआ था। इधर योगेश के घर में मिली 3 लाशों की खबर ने पूरे मोहल्ले को दहशत में डाल दिया था। तब पुलिस इस मामले की तह में जाने के लिए घर की तलाशी लेना शुरू करती है। पुलिस जैसे जैसे घर की छानबीन कर रही थी, उन्हें घर की दीवारों पर चारों ओर खून के छिटे मिल रहे थे। लेकिन एक चीज जो इस पूरी छानबीन में पुलिस को सबसे ज्यादा हैरान कर देती है, वह थी मंदिर में जलता हुआ दीपक। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि कातिल सारे कत्ल करने के बाद मंदिर में आखिर दीपक क्यों लगाएगा। अब पुलिस सटीक छानबीन के लिए खोजी कुत्तों का एक दल बुलवाती है और उन्हें घर का कुछ सामान सुंघाकर खुला छोड़ देती है। खोजी कुत्ते घर में थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद घर से बाहर निकल जाते हैं और सीधे बनापुर रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाकर रुक जाते हैं, जिससे पुलिस ये समझ जाती है कि कातिल जो भी था वो ट्रेन से आया, उसने अपने काम को अंजाम दिया और ट्रेन से ही वापस जा चुका था। क्योंकि पुलिस की जांच रेलवे के स्टेशन पर आकर रुक गई थी, इसी वजह से पुलिस एक दूसरे पहलू से जांच की शुरुआत करती है और यह पता लगाती है कि योगेश की किसी के साथ कोई अनबन या फिर पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी। तब योगेश के पिता आगे आते हुए पुलिस को बताते हैं कि कुछ दिन पहले योगेश ने उन्हें फोन कर अपने घर पर जेवर और कीमती सामान चोरी होने की बात कही थी। तब पुलिस ने पूछा कि इस बात की जानकारी योगेश ने पुलिस को क्यों नहीं दी। तब वह बताते हैं कि योगेश ने अपने सामान का पता लगाने के लिए अपने घर पर एक तांत्रिक क्रिया करवाई थी। तांत्रिक क्रिया की बात सुनते ही पुलिस के कान फौरन खड़े हो जाते हैं, और चूंकि उन्हें योगेश के घर पर जलता हुआ दीपक और पूजा पाठ का सामान मिला था, इसलिए वो फौरन समझ जाते हैं कि योगेश के घर पर तंत्र मंत्र का खेल खेला गया था। तब पुलिस के मन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर वह तांत्रिक कौन था। तो फिर योगेश के पिता एक बार फिर आगे आते हुए बताते हैं कि हरदा जिले के आदमपुर गाँव में गणेश नाम का एक तांत्रिक रहता है, जिसके बारे में योगेश ने उन्हें बताया था। जब पुलिस ने गणेश की फोटो निकलवा कर आस पड़ोस में लोगों को दिखाई, तो उन्होंने बताया कि इस आदमी को योगेश के घर अक्सर आते जाते हुए देखा था
और यहाँ तक कि दीपावली वाले रोज भी वह योगेश के घर पर आया था। यह सब की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टुकड़ी आदमपुर गांव के लिए निकलती है और वहां से योगेश को अपने साथ लेकर आ जाती है। अब पुलिस योगेश से पूछताछ का सिलसिला शुरू कर देती है। पुलिस की पूछताछ में गणेश ने योगेश के यहाँ तांत्रिक क्रिया करने की बात तो कबूल ली थी, लेकिन हत्या की बात को सिरे से नकार दिया था। लेकिन पुलिस ये समझ चुकी थी कि इस वारदात में गणेश का कुछ न कुछ हाथ जरूर है। लिहाजा पुलिस ने एक बार फिर अपनी शक्ति दिखाते हुए गणेश से पूछताछ की तो गणेश ने पुलिस के बदले हुए तेवर देखकर उसके चेहरे का रंग उतर जाता है और फिर उसने पुलिस के सामने सारी कहानी तोते की तरह रटनी शुरू कर दी। असल में कहानी कुछ यूँ थी कि योगेश और सुनीता बड़ी ही अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बाद सुनीता किराना दुकान और आटा चक्की का काम देखती, जबकि घर के बाहर योगेश पान की दुकान चलाता था। इसी बीच एक रोज सुनीता कुछ काम से अपनी अलमारी खोलती है तो उसे अपने जेवर वहाँ पर नहीं मिलते। जब वह यह बात योगेश को बताती है तो योगेश गुस्साते हुए कहता है कि उसने ही कहीं रख दिए होंगे और एक बार फिर अलमारी की अच्छे से तलाश करे। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद सुनीता को लगा कि उसके पर्स से भी कुछ पैसे चोरी हो गए हैं और इसी वजह से उसे यह वहम होने लगा कि घर पर किसी ने जादू टोना करवा दिया है, जिससे घर का कीमती सामान गायब हो रहा है। हालांकि योगेश ने इस दकियानुशी बात को नजरअंदाज कर दिया, पर सुनीता अपनी जिद पर अड़ी रही। तभी एक रोज सुनीता का मौसी का लड़का यानी उसका भाई मनीष उसके घर पर आता है। तब वह उसे अपने घर से कीमती सामान चोरी होने और जादू टोने की पूरी बात बताती है। तब मनीष सुनीता को बताता है कि वह एक ऐसे तांत्रिक को जानता है जो लापता चीजें पता लगाने में माहिर है और सुनीता उसे फौरन अपने घर लाने के लिए कह देती है। तब मनीष अगले दिन हरदा के पास रहने वाले गणेश तांत्रिक को लेकर सुनीता के घर पहुंच जाता है। गणेश ने योगिता के घर में अंदर जाकर थोड़ी देर इधर उधर घूमकर मुआयना लेने का नाटक करता है और कहता है कि आपका सोचना सही है, यहाँ सच में किसी ने बाधा कर रखी है और इस बाधा के लिए उन्हें दीपावली की 14 की रात तंत्र करना पड़ेगा, साथ ही उन्हें गड़ा धन भी बताएगा। गणेश के मुंह से यह सब बातें सुनकर सुनीता फौरन उसे हामी भर देती है। इसके बाद गणेश ने पूजा में लगने वाली सामग्री की सूची योगेश के हाथ में थमा दी और सुनीता को एक भभूत की पुड़िया देते हुए पूजा वाले दिन सबको खाने में मिलाकर देने को कह दिया, ताकि पूजा के वक्त उसका असर देख सके। पुलिस को गणेश ने आगे बताया कि वह इस वारदात में अकेला नहीं था, बल्कि मोनू नाम का उसका एक साथी भी है और वह भी इस वारदात को अंजाम देने में बराबर का हिस्सेदार है। गणेश आगे बताता है कि उस रात योगेश पूजा का सारा सामान लेकर आ गया था, जिसके बाद गणेश मोनू के साथ बाइक पर सवार होकर योगेश के घर पहुंच जाता है और वह दोनों मिलकर पूजा की तैयारी करने में जुट जाते हैं। उन्होंने सुनीता को कहा कि वह परिवार के लोगों को आधी रात के बाद अनुष्ठान में शामिल करेगा, जब तक वह खाना पीना खाकर आराम कर ले। इसी बीच गणेश मोनू से कहता है कि उसे अपने अनुष्ठान को पूरा करने के लिए और गड़ा धन निकालने के लिए बलि देनी होगी और बलि देने के लिए उन लोगों ने योगेश के परिवार को ही चुना था। उधर सुनीता ने गणेश की दी हुई भभूत को खाने में मिलाकर सबके साथ खा लिया था। असल में वह भभूत में जहर मिला हुआ था, जिसके खाने के बाद पूरा परिवार नींद बेहोशी में चला गया था और यह बात गणेश को बहुत अच्छे से पता थी। गणेश ने पूजा का अनुष्ठान पूरा करने के बाद मोनू को घर के लोगों के पास भेजा, जहाँ वो लोग सो रहे थे। मोनू ने देखा कि घर के सारे लोग गहरी नींद में जा चुके हैं, जिन्हें आवाज देकर उठाया नहीं जा सकता। जिसके बाद गणेश ने पूजा के अनुष्ठान में रखी हुई कुल्हाड़ी निकाली और बेहोश हो चुके योगेश और उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया। उसने सभी लोगों के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया और उसी से उनका गला भी रेत दिया। तीनों को मारने के बाद गणेश ने घर की अलमारी में रखे पैसे और जेवर बटोरे और वहां से भाग खड़ा हुआ। अपना गुनाह कबूल करने के बाद पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया, जहां उसका केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसी ही कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।